Assalamu alaikum students and a very good afternoon to all of you. I hope you all are fine. Welcome back to our online classes. My name is Ammar and I am going to teach you today a chapter of Science 1, that is Chemical Reaction and Equation. जैसा कि हम समझते हैं कि साइंस जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट है, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि साइंस जो चीज़ है, जो सब्जेक्ट है, ये हम हमारी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं. मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको ऑब्जर्व करते हैं. कुछ एग्जांपल्स वगैरह लेंगे हम इंशाल्लाह. तो चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं. तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. उसी से शुरू करते हैं. व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन के अंदर दो चेंजेस होते हैं. पहला चेंज होता है केमिकल चेंजेस एंड सेकेंड वन इज फिजिकल चेंजेस. केमिकल चेंजेस क्या होता है? केमिकल चेंजेस जो होता है the composition of matter that changes into another thing. Two or more reactant आपस में मिलकर एक नई चीज फॉर्म कर दे जो प्रोडक्ट होता है, and that change will remain permanently. अगर हम लोग कोई उसको फिजिकल मेथड से वापस उसके रिएक्टेंट फॉर्म में लेके आना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं है. फिर उसके बाद होता है फिजिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस क्या होता है? फिजिकल चेंजेस के अंदर स्टेट ऑफ मैटर, whether it is solid, liquid, gas, aqueous, whatever, state of matter changes and this change is temporarily. तो ये दो चेंजेस हो गए. बट अगर हम लोग इसको एग्जांपल लेंगे तो काफी सिंपल एग्जांपल्स हम लोगों को मिलते हैं. जैसा मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि डेली लाइफ में हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं. तो फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि पानी और बर्फ का, जब पानी को हम लोग फ्रीज करते हैं तो वो एक आइस यानी बर्फ के फॉर्म में आ जाता है. तो ये हो गया हमारा फिजिकल चेंजेस. वही जब हमारा जो डाइजेशन ऑफ फूड्स है, ये हो गया हमारा केमिकल चेंजेस. कुकिंग ऑफ फूड, दिस इज ऑल्सो केमिकल चेंज. बर्निंग ऑफ फ्यूल, दिस इज ऑल्सो केमिकल चेंज. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स. सो उसके बाद हम लोग आते हैं केमिकल इक्वेशन पर. कि अब हम लोग ने समझ लिया कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं. केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर दो टाइप के चेंजेस होते हैं. फर्स्ट होता है केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस. इन दोनों चेंजेस या फिर कोई एक चेंज होगा तो वो हो गया केमिकल रिएक्शन. आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा. इसके बाद हम लोग आते हैं केमिकल इक्वेशन पर. केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल रिएक्शन हुआ उसको हम लोग को लिखना है. हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन. इसके अंदर दो फॉर्म होते हैं, दो तरीके हैं. फर्स्ट वन इज वर्ड इक्वेशन एंड सेकेंड इज फॉर्मूला इक्वेशन, कंडेंस फॉर्म. तो जो वर्ड इक्वेशन है ये काफी सिंपल है. इसी के तहत अगर हम लोग ये देखा जाए कि फॉर्मूला इक्वेशन, ये भी बहुत आसान है. तो मैं बात करूंगा वर्ड इक्वेशन की पहले. तो वर्ड इक्वेशन के अंदर होता क्या है कि जैसे अगर मैं कोई यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिखा हूं, CuSO4 दैट इज कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन है. एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? हम लोगों को स्टेट्स पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक होता है एक्वस. एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सॉल्वेंट जो हो वो खुद वाटर हो. मतलब पानी के अंदर हम लोग किसी चीज को, कोई भी सॉलिड को डिसॉल्व किया तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन. तो यहाँ पर हम लोग जो लेंगे वो लेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस हम लोग उसको जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे. तब ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो हम लोगों ने लिखा है ये हमारे लिए रिएक्टेंट है जिसका हम लोग अभी रिएक्शन करने वाले हैं. जब ये रिएक्शन हो जाएगा तो हम लोग को प्रोडक्ट राइट हैंड साइड पे जो चीजें फॉर्म, न्यू फॉर्म चीजें जो मिलेगी वो होगी जिंक सल्फेट प्लस Cu कॉपर. तो ये तो मैं बताऊंगा आप लोगों को. मैं कहूंगा कि ये फॉर्मूला इक्वेशन है. अगर मेरे को इसको वर्ड इक्वेशन में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? तो वर्ड इक्वेशन में हम लोग इसको सिंपली ऐसा लिख देंगे. एक्वस सॉल्यूशन लिया है हम लोगों ने ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डस्ट. will give us a zinc sulfate, aqueous solution of zinc sulfate plus copper. तो ये हो गया हमारा एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डस्ट
और ये है हमारा एक्वस सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट जो हम लोग को प्रोडक्ट में मिला है प्लस कॉपर। तो ये वर्ड इक्वेशन हो गई, ये हमारी फॉर्मूला इक्वेशन हो गई। बट ये एक पैटर्न है कि हम लोगों को इक्वेशन कैसे लिखना है, लेकिन जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो इसके अंदर हम लोगों को काफी सारी चीजों का ध्यान में रखना है। तो उन चीजों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो वो जो चीजें हैं वो क्या है, वो एक तरह के रूल्स हम लोग उसको कह सकते हैं, रूल्स है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हम लोग केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन जो लिख रहे हैं उसको इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। इंफॉर्मेटिव बनाने का मकसद क्या है, इंफॉर्मेटिव क्यों बनाना है हम लोगों को? हम लोग को इंफॉर्मेटिव कोई भी केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन के अंदर वो काफी सारी चीजें हम लोग को बहुत सारी चीजें पुट करना है जो हम लोगों ने यूज किया हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने केमिकल रिएक्शन करते वक्त जो मैंने यहाँ पे लिखा था CuSO4 प्लस जिंक, तो ये मेरा रिएक्टेंट साइड था। बट अगर मैं बताऊँ कि CuSO4 है, मैंने बताया था कि CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, मैंने एक्वस सॉल्यूशन बोला आप लोगों को काफी बार बोला। इसका बोलने के पीछे मकसद ये था और मैंने लिखा भी वही, क्योंकि जब अगर कोई और इस रिएक्शन को परफॉर्म करे तो उसको डिफिकल्टीज ना हो, उसको ये समझने में आसानी हो कि जो मैंने CuSO4 लिया वो किस फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में या तो ये एक्वस फॉर्म में। तो इसके बाद जिंक है, जिंक डस्ट था, जिंक डस्ट या इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग जिंक सॉलिड में ले रहे। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हम लोग को उस केमिकल रिएक्शन के अंदर शो करना है ताकि ये काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव भी हो जाए और इसके हमारे बाद अगर कोई उसको परफॉर्म कर रहा है तो वो आसानी से इसको परफॉर्म करे और इजीली वो अपने रिजल्ट तक पहुंच जाए। तो उसके अंदर कुछ 6 से 7 पॉइंट्स आते हैं कि उसके जो चीजें हैं कि क्या क्या हम लोगों को उसके अंदर ध्यान रखना है वो सारी चीजें का। तो मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूँ इंशाल्लाह। फर्स्ट वन है हमारे लिए कि हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कैसे लिखेंगे। रिएक्टेंट वो होता है जो रिएक्शन करने वाला है जो हम लोग के पास अवेलेबल है। हम लोग इन दोनों को, ये 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, तो हम लोग इनको लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे। और जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है कि हमारे पास जब ये रिएक्टेंट जो है कि आपस में रिएक्शन कर लेंगे तो ये हम लोगों को कुछ चीजें नई फॉर्म करके देंगे। तो ये जो न्यू चीजें हम लोग के पास अभी फॉर्म्ड हुई है ये होता है हमारा प्रोडक्ट और हम लोग इसको लिखेंगे राइट हैंड साइड पर। तो वही एग्जांपल मैं वापस से रिपीट करता हूँ, CuSO4 ये मेरे पास समझिए आप लोग कि ये मेरा रिएक्टेंट है, ये एक रिएक्टेंट हुआ। अगर रिएक्टेंट में मेरे पास एक या एक से ज्यादा चीज है, 2 या 2 से ज्यादा चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे CuSO4 कंपाउंड लिया और इसके साथ में एक चीज ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ मैं Zn। तो जिंक मैंने लिया, एक एलिमेंट लिया हो, एक कंपाउंड लिया हो। जब ये दोनों जो है ये मेरे लिए रिएक्टेंट है इसीलिए मैंने इनको कहाँ लिखा हो, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आके राइट हैंड साइड पे सीधा प्रोडक्ट लिख दूंगा। तो प्रोडक्ट जो मेरा रहेगा वो क्या रहेगा, ZnSO4 प्लस Cu कॉपर, ठीक है। बट अगर मेरे को इन दोनों के बीच में एक डिफरेंशिएट पैदा करना है कि मुझे पता चले कि चलो हम लोग ये तो मालूम कर लेंगे कि हाँ भाई ये एक प्रोडक्ट हो गया, रिएक्टेंट हो गया, बट कुछ चीजें होती है जो इनको डिफाइन करे, जो इनको सेपरेट करे। तो वो एक एरो से हम लोग इनको सेपरेट करते हैं और वो एरो कुछ इस तरह से होगा कि उसका जो हेड होगा वो प्रोडक्ट की तरफ होगा और उसकी जो टेल होगी वो रिएक्टेंट की तरफ होगी, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज कि अगर रिएक्टेंट में हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग उसको एडिशन की साइन से ऐड करेंगे। वही जब हम लोग के पास ये रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जब हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, अगर ये प्रोडक्ट 2 से ज्यादा जितने भी प्रोडक्ट हो तो हम लोग उसको एडिशन की साइन से ऐड करते जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इतना लिखने के बाद हम लोग इसके अंदर ये शो करेंगे कि ये जो हम लोगों ने रिएक्टेंट इस्तेमाल किया है ये किस फॉर्म में थे, कौन सी स्टेट में थे। फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है, तो हम लोग इसके पास एक छोटे से ब्रैकेट के अंदर AQ लिख देंगे। फिर इसके बाद जिंक डस्ट है तो ये सॉलिड फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों को शो करना है।
तो इसके बाद हम लोग ये कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने यहाँ पर इसका स्टेट शो कर दिया कि ये एक्वस स्टेट में था और एक ये सॉलिड स्टेट में था। इसके अलावा अगर इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए इनको हीट की जरूरत पड़ रही है तो हम लोग केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट को डेल्टा से शो कर दे। तो अगर इसमें हीट की जरूरत पड़ रही है तो हम लोग इस एरो के ऊपर डेल्टा मतलब ट्रायंगल बना देंगे, ठीक है। या फिर अगर हीट की जगह कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया हुआ है या कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या फिर कोई कैटलिस्ट है, तो इन तीनों चीजों में अगर कुछ भी चीजें अगर पर्टिकुलर इसमें लग रही है इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो हम लोग वो नोट करेंगे यहाँ पर। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि हीट के बजाय यहाँ पे मैंने अगर इस रिएक्शन को कंप्लीट किया वो समझो 70 डिग्री सेल्सियस पर, तो मैं यहाँ पे हीट की जगह 70 डिग्री सेल्सियस लिख दूंगा। या अगर मैंने कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल किया है इसको रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे कैटलिस्ट निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल किया हो तो निकल कैटलिस्ट लिख लूंगा। तो वैसे ही अगर जो भी चीजें हम इसमें इस्तेमाल करेंगे उस चीज को हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। इसके बाद एक चीज ये होती है कि जो इक्वेशन है इसके अंदर काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग को प्रोडक्ट के साइड में एक अपवर्ड एरो या फिर कोई डाउनवर्ड एरो देखने मिलता है। ये क्या होता है एक्चुअल में? ये जो अपवर्ड एरो होता है ये उस वक्त हम लोग बनाते हैं, लिखते हैं, शो करते हैं जब हम लोग को प्रोडक्ट की साइड में कोई गैसियस स्टेट में कोई प्रोडक्ट मिले। जैसे कि अगर हम लोग को यहाँ पर H2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर कोई गैस मिली होती, फॉर्म होती, तो हम लोग इस एरो को वहां पर रखते थे। बट अगर हम लोगों को डाउनवर्ड एरो कब शो करेंगे? जब हम लोगों को प्रोडक्ट में प्रेसिपिटेट मिले, यानी कि जब हम लोग रिएक्शन परफॉर्म कर ले तो हम लोग को सॉलिड के लिक्विड के अंदर कुछ सॉलिड चीजें मिले जो बेस में जाके वो बैठ जाती है, उसको हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट। तब हम लोग डाउनवर्ड एरो का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर जैसे हम लोग ने देखे कि रिपीट करते हैं कुछ चीजें कि हम लोगों को क्या करना है कि पहले हम लोग जब रिएक्शन लिखेंगे तो उसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि हाँ भाई एक्वस कहाँ पर एक्वस लिखना है कि स्टेट में जो है वो स्टेट में इसको लिखना है। फिर उसके बाद अगर एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट है तो हम लोग उसको रिएक्टेंट की साइड पे एडिशन की साइन डाल के ऐड कर देंगे। अगर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो प्रोडक्ट में भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग इस रिएक्शन के अंदर हम लोग को कोई पर्टिकुलर हीट लग रही है तो हीट का साइन डालेंगे, डेल्टा ट्रायंगल डालेंगे। या फिर अगर कोई टेम्परेचर दिया है तो उस टेम्परेचर को रखेंगे। या हम लोगों ने कोई अगर कैटलिस्ट इस्तेमाल किया तो कैटलिस्ट यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोगों को प्रोडक्ट की साइड पर कोई गैस मिलती है, गैस फॉर्म हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे इस अपवर्ड एरो को वहां पर शो कर देंगे। अगर प्रोडक्ट की गैस की जगह कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है जो प्रेसिपिटेट हो तो हम लोग इस डाउनवर्ड एरो को वहां पर शो करेंगे। अब एक बात आती है कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट जो होता है वो ये होता है कि वो जो रिएक्शंस है उनको स्पीड अप करता है, उनको बूस्ट करता है, बट उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन? हमारे सिलेबस के अंदर 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन डिस्कस किए गए। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शंस काफी सिंपल है, मैं आप लोगों को बता दूं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट अवेलेबल हो और वो सिर्फ हम लोगों को एक प्रोडक्ट देता है। जैसे कि अगर हम लोग इसको जनरल फॉर्म में लिखें तो A + B will give us A B, ये होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके एक एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे तो मैं लेता हूँ Na + Cl, सोडियम + क्लोराइड will give us NaCl। ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी से इसके बाद है सेकंड वन, वो है हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है वो बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। कैसे उल्टा है? कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो रिएक्टेंट थे वो 2 या 2 से ज्यादा थे, बट वो प्रोडक्ट हमको सिर्फ एक ही दे रहे थे। और जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है उसके अंदर हमारे पास रिएक्टेंट जो होगा वो सिर्फ एक होगा,
बट जब वो प्रोडक्ट देगा वो हमको 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट देगा। इसका अगर हम लोग जनरल फॉर्मूला लिखे तो मैं इस तरह से, हम लोग इस तरह से लिखेंगे कुछ। रिएक्टेंट में हमने एक ही रिएक्टेंट इस्तेमाल किया, जब भी हम लोग को प्रोडक्ट देगा तो ये 2 या 2 से ज्यादा देगा, ठीक है। और अगर हम लोग इसकी फिर उसके बाद आते हैं हम इसके बाद वाला जो रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर उसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हम लोग इस्तेमाल करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले हम लोग समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन, ये रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर जब हम लोग जो रिएक्टेंट के अंदर हम लोग जो कंपाउंड्स या एलिमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक दूसरे से ज्यादा पावरफुल होने की वजह से एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे FeSO4 ZnSO4 प्लस Fe लेता हूँ, जिंक सल्फेट प्लस फेरस जो आयरन है, तो क्या होगा कि जो जिंक है वो लेस रिएक्टिव देन Fe है, मतलब फेरस है। तो क्या होगा कि जो Fe है, फेरस है, वो जिंक को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा और वो फेरस जिंक की जगह पे आ जाएगा। तो जब हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह बन जाएगा, फेरस सल्फेट प्लस जिंक। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। So students, our next type of reaction is double displacement reaction. Double displacement reaction. So in this type we are going to take an example of BaCl2 barium chloride plus ZnSO4. I think Zn is with SO4, yes, this is right, in aqueous solution. So when the जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो डबल डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से क्या होगा कि जो Bl है और जो Zn है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, कि Zn Bl की A की जगह पे चले जाएगा और Ba जो है वो Zn की जगह पे चले जाएगा। हम लोगों को प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, ZnCl2 plus BaSO4. So these are the 4 types of reaction. First one is combination reaction, जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं और सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है। उसके बाद है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट होता है और 2 या 2 से ज्यादा हम लोगों को प्रोडक्ट मिलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो ज्यादा नेगेटिव होता है, रिएक्टिव होता है, वो सामने वाले की जगह चेंज कर देता है जो रिएक्टेंट साइड में होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें भी कुछ इसी तरह से होता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो दूसरा जो उसके साथ रिएक्टेंट के अंदर प्रेजेंट है वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, उनकी प्लेस चेंज हो जाती है। बस फर्क ये होता है कि दोनों कंपाउंड में होते हैं, यहाँ पर एक एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है, यहाँ पर दोनों कंपाउंड होते हैं। BaCl2 बेरियम क्लोराइड है, ZnSO4 जिंक सल्फेट है, तो ये दोनों ने आपस में इंटरचेंज किया तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन गया है, ठीक है। फिर इसके बाद है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। Endothermic and exothermic reactions. What is endothermic and exothermic? एंडोथर्मिक, थर्मिक जो वर्ड होता है वो हीट के लिए पर्टिकुलर इस्तेमाल किया जाता है। एंडोथर्मिक कि हम लोग हीट का इस्तेमाल करके वो रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। फिर एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक के अंदर क्या होता है कि जो हीट है वो बाहर होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रिएक्शन लेता हूँ CaCO3 प्लस हीट, तो मुझे प्रोडक्ट में मिलेगा, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, तो मुझे प्रोडक्ट में मिलेगा CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हुआ, ये एंडोथर्मिक का एग्जांपल हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्टेंट में मेरे पास अवेलेबल था वो कैल्शियम कार्बोनेट था। कैल्शियम कार्बोनेट को मुझे डिकम्पोज करने के लिए हीट की जरूरत पड़ी, तो मैंने हीट को इस्तेमाल किया, तो ये एंडोथर्मिक हो गया।
ठीक है, क्योंकि ये रिएक्टेंट और इसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका ये भी है कि जो हीट है वो रिएक्टेंट साइड पे प्रेजेंट होगी, तो ये आपका हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसके अंदर क्या होता है कि रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट साइड पे जो है हम लोगों को हीट मिलती है। तो अगर हम लोग उसका एग्जांपल लेवे तो ये हो गया हमारा एंडोथर्मिक, और एक लेते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव अस CO2 प्लस हीट। तो इसमें क्या हुआ कि ये दोनों आपस में रिएक्टेंट जो थे ये रिएक्शन करने के बाद इन लोगों ने एक प्रोडक्ट भी दिया हमें, और साथ ही साथ हमारे पास हीट भी प्रोडक्ट में हम लोगों को मिलती है। तो जब हीट प्रोडक्ट साइड पे अवेलेबल होती है, मिलती है, तो ये इसका मतलब हुआ कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कि इसके अंदर से हीट जो है वो बाहर निकल रही है, वो लिबरेट हो रही है। और जो एंडोथर्मिक होता है उसके अंदर हम लोग हीट को गेन करते हैं ताकि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो। ठीक है, फिर उसके बाद ये दो हो गए एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है कि रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, या फिर प्रोडक्ट साइड पे हम लोग को हाइड्रोजन मिलता है, या फिर हो सकता है कि ये दोनों कंडीशंस एक साथ एक ही रिएक्शन में अवेलेबल हो। बट इससे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन है या फिर रिडक्शन है, क्योंकि रिडक्शन क्या होता है कि ये ऑक्सीडेशन के अंदर जो कंडीशंस है बिल्कुल उसका वाइस वर्सा होता है, उल्टा उल्टा होता है उसका, कि उसके अंदर रिडक्शन के अंदर क्या होगा कि अपना रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन अवेलेबल रहेगा और प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगा। तो इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है। तो एक ऑक्सीडेशन के लिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं। ऑक्सीडेशन के लिए 2Mg प्लस O2 जो हम लोग को देगा 2MgO2। तो इसमें क्या हो गया कि रिएक्टेंट साइड पे हम लोग के पास ऑक्सीजन था, ठीक है, और ठीक है, इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि हाँ भाई ये अपना अपना क्या हो गया, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो गया। और एक और एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं तो Mg प्लस MgH2 लेंगे, Mg मैग्नीशियम हाइड्राइड प्लस Mg प्लस H2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट के अंदर हाइड्रोजन जो था वो प्रोडक्ट में जाके बाहर हो गया। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन के एग्जांपल्स। इसके बाद हम लोग लेते हैं रिडक्शन के लिए। रिडक्शन के अंदर मैं एग्जांपल लेता हूँ CuO प्लस H2, ठीक है, और मुझे प्रोडक्ट में मिलेगा Cu प्लस H2O। तो क्या हुआ इसके अंदर कि रिडक्शन, मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि हाइड्रोजन हमारे पास अवेलेबल रहेगा या फिर ऑक्सीजन हम लोगों को बाहर प्रोडक्ट में मिलेगा। तो इसके अंदर हाइड्रोजन तो अवेलेबल था ही, बट हाइड्रोजन के साथ साथ हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को भी साथ में बाहर लेके निकल गया। तो ये हमारा हो गया रिडक्शन रिएक्शन। इसके अलावा और एक इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे हम लोग इसको समझते हैं कि रिडक्शन के अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो डिक्रीज होते हैं और नेगेटिव आयंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तब भी हम लोग कह सकते हैं कि इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये रिडक्शन रिएक्शन है। या फिर और ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस जो रहेंगे वो इंक्रीज होंगे और नेगेटिव आयंस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा होता है ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन के अंदर पॉजिटिव आयंस डिक्रीज होता है और नेगेटिव आयंस इंक्रीज होता है। तो ये दो तरीके हैं इन लोगों को समझने के, आइडेंटिफाई करने के। या तो ऑक्सीजन, इसमें रिडक्शन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, और ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है, ठीक है। फिर इसके बाद एक और चीज इसके अंदर है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में, ये है कि जो भी ऐसा कंपाउंड है जो इनको ऑक्सीडाइज या फिर रिडक्शन होने में हेल्प करता है, उस कंपाउंड को, उस एलिमेंट को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टेंट कहते हैं।
ठीक है। फिर और इसके अलावा एक एग्जांपल अगर मैं ले लूँ ऑक्सीडेशन के लिए, तो ये Fe2 प्लस प्लस SO4 2 minus will give us Fe3 plus plus SO4 2 minus। तो ये जो हमारा रिएक्शन है, इधर पे हम लोग उसको 2 लगा देंगे। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ कि हमारे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, जैसे मैंने बताया पॉजिटिव आयन क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, बट यहाँ पर नेगेटिव आयन डिक्रीज नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीडेशन नहीं है। ये दोनों कंडीशंस में कोई भी अगर एक कंडीशन यहाँ पर ट्रू होती है तो हम लोग उसको ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। वैसे ही इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी केस है कि ऑक्सीजन अगर अवेलेबल रहेगा या फिर हाइड्रोजन बाहर हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। सेम थिंग यहाँ पर है कि हो सकता है पॉजिटिव आयन डिक्रीज हो जाए या नेगेटिव आयन इंक्रीज हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। या फिर हो सकता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन अवेलेबल हो और ऑक्सीजन बाहर निकल जाए, ये दोनों में से भी कोई अगर एक कंडीशन होती है तो ये रिडक्शन हो जाएगा। इसके बाद और कुछ, ठीक है। और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स, ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली उसी रिएक्शन के अंदर एक साथ अवेलेबल होते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। सो गाइस, यह अब हमारे जो है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो है वो सारे कंप्लीट होते हैं। होप आप लोगों को सारे रिएक्शंस के टाइप समझ में आए होंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम पे वो शुरू करेंगे, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस, वो काफी सिंपल है। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू से कि उम्मीद करता हूँ कि जो आज हमने पढ़ा है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। जो चीज़ें आज पढ़ाई गई है उसमें से अगर आपको जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरीज हो, प्लीज़ आप बिना झिझक उसको पूछ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा स्कॉलर भी वही होते हैं ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। एंड सेकेंड थिंग ये कि एज ए स्टूडेंट यू मस्ट हैव अ कॉन्फिडेंस इन योर स्लीव्स दैट आई कैन डू इट। और इट्स डिपेंड ऑन माई इंटरेस्ट। हम जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें हम लोग को आसान लगेगी। तो मैं आप लोग से उम्मीद चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अपनी मेहनत को इस काबिल बनाएं कि हम लोगों को साइंस 1 साइंस 2 ये सारे सब्जेक्ट्स इजी लगे, छोटे लगने लगे। अपने ड्रीम को हमको इतना बड़ा बनाना है, पर छोटा समझ के उसको किनारा नहीं करना है, बल्कि सॉल्व करके उसको ओवरकम करने की कोशिश करना है। बिकॉज टुडे in this world everything is about science and technology, and we need to add a huge contribution in this world. So I expect कि आप लोगों ने ये सारी वीडियोस देखी होगी और आप देखेंगे। Stay home, stay safe and stay studying for your bright future. Thank you very much.